विश्व के महाद्वीप। तो आप लोगों को शांति से बैठ के पढ़ना है, ना कि अननेसेसरी कमेंट करने बार बार। और वैसे भी टॉपिक ऐसा है जिसमें हम लोग पूरे विश्व के फैक्ट के बारे में जानेंगे। कॉन्सेप्चुअल ऐसा कुछ है नहीं जिसको बहुत बड़े लेवल से समझने की जरूरत है। सबसे पहले बात आती है कि कॉन्टिनेंट पूरे के पूरे विश्व में कितने हैं। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि 7 महाद्वीप प्रेजेंट में हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड में। एक 8वां कॉन्टिनेंट जो अंडर रिसर्च चल रहा है जिसका नाम जीलैंडिया है। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में सभी के सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे और फिर इंटरनल मूवमेंट की वजह से ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से सेपरेट होते चले गए। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो आपको अच्छे से पता है 7 मुख्य महाद्वीप हैं पूरे के पूरे विश्व में। अब इन 7 महाद्वीप में कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले आता है एशिया कॉन्टिनेंट, दूसरे नंबर पर आता है फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तीसरे पर आता है नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे आता है साउथ अमेरिका, पांचवें पे आता है फिर अंटार्कटिका, छठवें पे आता है यूरोप और सातवें पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो इन्हीं कॉन्टिनेंट को हमें एक एक करके समझना है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। और यहां से जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम सारा का सारा कॉन्टिनेंट में कवर कर लेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात करता हूं, विश्व के प्रमुख विश्व के प्रमुख मरुस्थल, घास के मैदान, वहां की जनसंख्या, वहां की नदियां, वहां की झील और वहां के माउंटेन, वहां की नदियां हो गई, है ना। यानी कि पूरे के पूरे 7 कॉन्टिनेंट में से जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, सारा सब कुछ हम लोगों को कवर करना ही करना है। तो चलिए आप लोग जल्दी से हेडिंग डालेंगे कॉन्टिनेंट। इसी को हिंदी में कहा जाएगा महाद्वीप। फैन ऑन कर दिए। इसी को कहा जाएगा महाद्वीप। अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूंगा तो कॉन्टिनेंट का डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसका डेफिनेशन होगा लार्ज लैंड मास which separate by oceans called continent। ठीक है ना। यानी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं इसमें कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। तो तब आपका आंसर होगा बड़ा स्थलखंड। बड़ा स्थलखंड जो महासागरों द्वारा अलग होता है, इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहा जाएगा। कॉन्टिनेंट एरिया के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कितने हैं, तो आपका आंसर होगा वही 7 कॉन्टिनेंट है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यूरोप है और लास्ट में जाकर है ऑस्ट्रेलिया। वहीं अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एशिया है, अफ्रीका है, उसके बाद फिर यूरोप है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और लास्ट में अंटार्कटिका है। ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया कॉन्टिनेंट है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। आगे बात समझ में। चलिए जी, अब ध्यान से सुनना। कॉन्टिनेंट जो है, इनमें से जो कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें एक से ज्यादा कंट्री होंगे, हाँ ना। लेकिन 2 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जहां कंट्री को लेकर के बात फंस जाती है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसमें अन्य कोई भी देश इन्वॉल्व नहीं होता है।
क्योंकि इसके पीछे कारण है। फिर बात ये आती है कि ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट क्यों माना गया जब ये सिंगल कंट्री है तो, या फिर इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी कॉन्टिनेंट की कैपिटल नहीं है। एशिया की कोई कैपिटल नहीं है, अफ्रीका की कोई कैपिटल नहीं है, क्योंकि ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया जब कंट्री है तो कॉन्टिनेंट क्यों माना गया? तो एक डेफिनेशन इसमें और ऐड ऑन करनी पड़ेगी आपको, कि जो कॉन्टिनेंट होता है उसकी अपनी लार्ज टेक्टोनिक प्लेट होती है, और जब खुद की लार्ज टेक्टोनिक प्लेट होगी तो कॉन्टिनेंट माना जाएगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की खुद की अपनी लार्ज टेक्टोनिक प्लेट है, इसलिए उसको कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं सबसे पहले अंटार्कटिका को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी कोई कंट्री नहीं है, सिंगल क्या नाम है, कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका पर किसी भी कंट्री का अधिकार नहीं है ना। इसको केवल और केवल रिसर्च पर्पस से यूज किया जाता है। एक एक करके हम सभी कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप लोग हेडिंग डालोगे सबसे पहले अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका महाद्वीप। पहली बात ये है कहां पे अंटार्कटिका महाद्वीप, तो ध्यान से सुनना। 1959 की बात है, अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी। इस संधि में क्या कहा गया? इस संधि में कहा गया कि जो 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है, इसके अंदर का जो पार्ट है वो अंटार्कटिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंटार्कटिका कहलाएगा। आगे इसी में यह कहा गया है कि इस कॉन्टिनेंट पर किस देश का अधिकार है? बोले किसी का अधिकार नहीं है ना। इसका यूज किस में किया जाएगा? ओनली यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क, ठीक है। यहां पे शोध कार्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा। क्या यहां पे कुछ भी ऐसा डिस्ट्रक्शन वाला वर्क किया जा सकता है ना? कोई भी विनाशात्मक कार्य नहीं किया जाएगा। मतलब आप इसको केवल और केवल रिसर्च पर्पस से यूटिलाइज कर सकते हो, ना कि यहाँ पे कुछ भी एक्सपेरिमेंट यानी वेपन एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है इसे माना जाता है हाईएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये है सर विश्व का
सबसे ऊंचा महाद्वीप है? क्या माना जाता है इसको? विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप माना जाता है। ध्यान से सुनना। अब क्योंकि ये साउथ पोल के ऊपर आता है, तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये आइस कवर्ड है। ये है आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट। और बर्फ की ऐसा कहा जाता है कि यहां पे लगभग 1.5 किलो मोटी, 1.5 किलोमीटर मोटी परत लगी हुई है। ठीक है। इतनी मोटी परत है यहां पे। तो इस कॉन्टिनेंट को दो नाम दिए जाते हैं। एक नाम दिया जाता है मूवेबल कॉन्टिनेंट, यानी कि इसे कहा जाता है गतिशील महाद्वीप, और इसे कहा जाता है व्हाइट कॉन्टिनेंट, यानी कि श्वेत महाद्वीप। दो नाम से इसको जाना जाता है। पूरा नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाएं। चलो। इसका कुछ करो भाई, ये बे फाइल में डाउनलोड नहीं हो पाते। देखो, दिख रहा है? 1 मिनट और रुकना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, मैं जो आपको बता रहा था 66.5 डिग्री जो सर्कल है वो कहाँ है? तो लगभग वो सर्कल यहाँ पे यूं पड़ेगा। उसके अंदर का जो ये पूरा का पूरा भाग है ये ओशियन के अंतर्गत आएगा, और फिर इसी में आता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। आगे मैंने बताया, अब इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर कैसे किया गया उस चीज पर आ जाते हैं। ठीक है। डिस्कवरी की अगर हम बात करेंगे तो इस कॉन्टिनेंट को कई स्टेप में डिस्कवर किया गया है, और वो स्टेप क्या क्या है उनको एक एक करके मैं आपको यहां बताता हूं। देखो ध्यान से। फर्स्ट एफर्ट किसने लगाए?
प्रथम प्रयास किसने किया? प्रथम प्रयास की अगर मैं बात करूंगा तो कैप्टन कुक ने किया था। फिर नेक्स्ट होगा, मेनलैंड तक कौन पहुंचा था? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की जो मुख्य भूमि है यहां तक कौन पहुंचा, मतलब कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है। तो मेनलैंड तक पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा फेबियन वेलिंग सॉशेन। नेक्स्ट, यहां पे पड़ता है बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में, यहां साउथ पोल। तो आपसे पूछा जाएगा साउथ पोल पे कौन पहुंचा? आंसर होगा एमंड सेन। तो इस तरीके से इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इस कॉन्टिनेंट पे और क्या खास बात है? तो देखो, इस कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ये जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे माउंटेन है। इस माउंटेन को क्या कहा जाता है? ट्रांस अंटार्कटिकन माउंटेन। इसे कहा जाता है ट्रांस अंटार्कटिकन पर्वत। अगर मैं ट्रांस अंटार्कटिकन पर्वत की बात करूंगा तो ये एकदम कॉन्टिनेंट को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। डिवाइड द कॉन्टिनेंट इन टू पार्ट। ये महाद्वीप को दो भाग में बांटता है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक है महाद्वीप का ईस्ट पार्ट जो फ्लैट है, और एक है महाद्वीप का वेस्ट पार्ट जो है प्लेट्यू लाइक, पठार जैसा ये वाला भाग। और यहां पर मिनरल रिजर्व पाया जाता है। इस वाले भाग पर क्या है? खनिजों के भंडार है। बाकी अगर मैं बात करूंगा तो अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? विन्सन मैसिफ है। ये है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, विन्सन मैसिफ। पूरा जल्दी से लिखेंगे। विंसन मैसिफ सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका की। मैं साइड में हूं, नोट कर दो इसको जल्दी से।
हाँ नहीं, इसकी जो ऊंचाई है लगभग 4892 मीटर है, और ये लगभग यहां पड़ती है। यहां पर है विंसन मैसिव। और ये माउंटेन कौन सा है? ये है सर एल्सवर्थ पर्वत पर स्थित है। ठीक है, मैं इसको रफ करूंगा। बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग सोच कर देखो कि इस वाले कॉन्टिनेंट पे वॉल्केनो होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि वॉल्केनो इंटरनल प्रोसेस है। मैग्मा यहां से बाहर आ रहा है। अब यहाँ पानी है, बर्फ है, जमीन है, लोग रह रहे हैं, मैग्मा को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है। यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। इस जगह पर क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, और उसका नाम क्या है, माउंट एब्रुश। वो लगभग यहां पड़ता है। साउथ पार्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इस कॉन्टिनेंट का जो ये वाला पार्ट है ना, इसको पाल्मर पेनिनसुला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पाल्मर प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और जो ये पाल्मर प्रायद्वीप है, ये एकमात्र स्नो फ्री रीजन है। ओनली स्नो फ्री रीजन ऑफ कॉन्टिनेंट। इस पर यूएसए का अधिकार है, पाल्मर पेनिनसुला। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां एक बोस्टक नामक स्थान पड़ता है। बोस्टक नामक स्थान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या खास बात है सर? यहाँ विश्व का सबसे न्यूनतम ताप रिकॉर्ड किया गया है। और ये है -89 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारे भारत ने यहाँ पे अब तक टोटल 3 रिसर्च सेंटर ओपन किए जा चुके हैं इंडिया के द्वारा। कौन कौन से हैं इंडिया के? एक है दक्षिण गंगोत्री, एक है मैत्री, और एक है भारती। ये दोनों वर्किंग प्रोसेस में है, और ये वाला नहीं है। ठीक है ना? चलो जी। और अगर हम बात करेंगे तो अंटार्कटिका पर और क्या पाया जाता है, तो मैं इधर लिख रहा हूं रफ करके, अंटार्कटिका पे और क्या खास होगा। अंटार्कटिका की हम नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इस पे खास देखने को मिलता है हमें
क्रिल फिश देखने को मिलती है यहाँ पे, पेंगुइन देखने को मिलता है, ठीक है ना, शील देखने को मिलती है हमें यहाँ पे, और वेल देखने को मिलती है। ठीक है, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग देशों ने अपने अपने रिसर्च सेंटर बना रखे हैं, इसीलिए इस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, है ना। क्या कहा जाता है इसको, इस कॉन्टिनेंट को क्या नाम दिया जाता है? इसे कहा जाता है डेडिकेटेड टू साइंस। इसे कहा जाता है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। ठीक है, चलो पूरा नोट करेंगे इसको। ये कॉन्टिनेंट फिनिश हो गया क्योंकि पॉपुलेशन है नहीं, रिवर कोई भी है नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसे माना जाता है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ये है सबसे छोटा, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है इसको। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? डिस्कवर्ड बाय तस्मान एंड कुक, दो वैज्ञानिक थे, है ना, जिनमें एक का नाम कुक है और एक का नाम तस्मान है। तो इसकी खोज किसने की? तस्मान और कुक ने की। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ थ्रिस्ट लैंड कहा जाता है। स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। इसे कहा जाता है प्यासी धरती का महाद्वीप। अब क्यों कहा जाता है, इस चीज को मैप से समझते हैं।
एक मिनट रुकेंगे। देखो, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, बहुत ध्यान से देखना। इसको कॉन्टिनेंट ऑफ थ्रस्टलैंड यानी प्यासी धरती का महाद्वीप कहने के पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे कारण है, देखो ध्यान से। ये ऑस्ट्रेलिया का इधर का पश्चिमी भाग हो गया, है ना। ऑस्ट्रेलिया का क्या हो गया? इधर वाला पश्चिमी भाग हो गया। इस पश्चिमी भाग में क्या क्या कंडीशन है? यहां पर आपको साफ दिख रहा है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। उसके नीचे दिख रहा है आपको गिब्सन डेजर्ट, ठीक है ना। उसके नीचे दिख रहा है आपको विक्टोरिया डेजर्ट, है ना। यहां पर आपको दिख रहा है तनामी डेजर्ट। ओके, कौन सा डेजर्ट है? तनामी डेजर्ट है। तो यहां ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर क्योंकि मरुस्थल बहुत ज्यादा है, तो मरुस्थल होने की वजह से यहाँ पे रेनफॉल कम हुई है जब भी मरुस्थल बने हैं। और ऐसा क्षेत्र जहां रेनफॉल कम हो रही है, मरुस्थल है, वो ड्राई एरिया के अंतर्गत आता है। तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वो शुष्क है, ड्राई है। इसलिए इसको कहा जा रहा है द कॉन्टिनेंट ऑफ थ्रस्टलैंड। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, प्यासी धरती का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेस्ट जो पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर क्या है? मरुस्थल है। और ये जो मरुस्थल हैं कौन कौन से हैं? तो इसके पीछे नाम भी लिख लेते हैं हम। इसमें कौन कौन से मरुस्थल आएंगे? जैसे सैंडी डेजर्ट सबसे ऊपर है, फिर आता है गिब्सन डेजर्ट, और फिर एक आता है विक्टोरिया डेजर्ट, है ना। क्या आता है? विक्टोरिया डेजर्ट। तीन मरुस्थल हो गए सर। और तीन मरुस्थल जो हैं, ध्यान से सुनना, इनमें विक्टोरिया जो है ये कैसा है? बड़ा मरुस्थल है। जो विक्टोरिया वाला है इसको मैं प्लस कर देता हूं यहां पे, ये एक बड़ा भाग है। ध्यान से सुनना, इन डेजर्ट वाले भाग में जैसे यहां पे लिखा हुआ है कूल गार्ली, है ना। यहाँ पे क्या है? जो ये डेजर्ट वाला भाग है, यहाँ पे गोल्ड के रिजर्व पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो माइन है वो कौन सी है? पश्चिमी भाग में माइन ऑफ गोल्ड है यहाँ पे। उनके नाम क्या क्या हैं? तो आपका आंसर होगा, उसका नाम है सर, एक तो है कूल गार्ली, और एक है काल गूरली। दो माइन है यहाँ पे। और ये काय की है? गोल्ड की माइन है, ठीक है। क्या है ये? गोल्ड की माइन है। तो यहां तक इतनी बात क्लियर है। चलो, सिम्पसन डेजर्ट ये रहा, एक और ऐड कर लेना इसमें करना चाहो तो। सिम्पसन एंड तनामी डेजर्ट यहां लिख देता हूं मैं। ये भी किस में आते हैं? ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलो। अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो, माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नए पेज पर आ जाते हैं।
माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पर्वत। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पर्वतों की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मैप पर बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको यहां दिख रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, इसको समझते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को? इसे कहा जाता है महान विभाजक श्रेणी। महान विभाजक श्रेणी की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 2900 किलोमीटर लंबाई है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो जो ये महान विभाजक रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोसिस्को है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 2237 मीटर है। 2237, 30 के करीब है। ठीक है, 2230 दे रखी है इसमें। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूंगा तो ये माउंटेन रेंज क्या करती है, ये इधर से आने वाली जो मॉइस्ट विंड है उनको ट्रैप करती है। तो इसके आसपास रेनफॉल कैसी होती है? ज्यादा होती है ना? यहां मैं लिख सकता हूं, इसके जो ईस्ट पार्ट है यहां पे रेनफॉल कैसी होती है? ज्यादा होती है। जब यहां रेनफॉल ज्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जाता है कि मोर देन 60% पॉपुलेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट इन दिस पार्ट, यानी ईस्ट पार्ट। यहां पे क्या होता है, 60% के आसपास जनसंख्या निवास करती है। और यहां पर मेन काम क्या है? शीप रियरिंग। यहां पर भेड़ पालन किया जाता है। ठीक है। और भेड़ पालन करने वाले जो स्टेशन होते हैं, जो क्या नाम है, एक तरह से ऐसे समझ लो कि जो प्लेस होता है, शीप रियरिंग प्लेस, उसको स्टेशन कहा जाता है। और जो वर्कर होते हैं, उसमें काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जकारो कहा जाता है। ठीक है ना? उन्हें क्या कहा जाता है? जकारो कहा जाता है। और वूल प्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में किसका स्थान प्रथम है? फर्स्ट रैंक है ऑस्ट्रेलिया की पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कौन सा माउंटेन है? तो ऑस्ट्रेलिया में फिर ग्रे रेंज है ना? नेक्स्ट है फ्लिंडर्स रेंज है, ये वाला आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसके बाद है इधर ये डार्लिंग रेंज है। डार्लिंग रेंज के बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा आपसे तो यहां पड़ता है किम्बरली प्लेट्यू। ओके, क्या पड़ता है? किम्बरली प्लेट्यू पड़ता है। अब इनकी ना आपको लोकेशन ध्यान में रखनी है। पीसीएस के एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि जो डार्लिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया के कौन से डायरेक्शन में है? तो डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है ऑस्ट्रेलिया के, है ना? देखो ध्यान से। मैं यही लिख देता हूं इसको थोड़ा सा ऊपर करके। डार्लिंग रेंज,
हेमर्सले रेंज, है ना, ये कहाँ पड़ते हैं? डार्लिंग रेंज कहाँ पड़ती है? साउथ वेस्ट में पड़ती है, ये पड़ती है वेस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एक मैंने बताई कौन सी रेंज है, एक है ग्रे रेंज, और ये है वेस्ट ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। महान विभाजक श्रेणी के किधर है ये? वेस्ट में है। आप सारे भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये नहीं भूलनी है, क्योंकि यही यहां की मुख्य श्रेणी है। ओके। आगे बढ़े। हम्म। आगे बढ़े। चलो, अब इसमें एक पॉइंट देखो आप। यहां से एक ये रिवर आ रही है जिसका नाम है डार्लिंग, है ना, और कोशिस्को के पास से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है मुर्रे। दो नदियां हैं। इधर से आ रही है कौन सी रिवर? डार्लिंग रिवर। और इधर से आ रही है कौन सी रिवर? मुर्रे रिवर। तो बेसिकली मुर्रे जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 2508 किलोमीटर है। ठीक है ना। मुर्रे रिवर की लंबाई कितनी? 2508 किलोमीटर है। तो यही है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है जी। मुर्रे और डार्लिंग दोनों के बेसिन को अगर मिला लिया जाए, दोनों नदियों के एरिया को मिला लिया जाए, तो ये दोनों मिलकर के लगभग 3375 किलोमीटर स्क्वायर रिवर बेसिन बनाती है। ठीक है। और यही रिवर बेसिन किसके लिए बेहतर माना जाता है? तो आपका आंसर होगा यहां पर खेती की जाती है, और यहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं। उनको डाउन्स कहा जाता है। ठीक है ना। घास के मैदान जो है यहाँ पे उनको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा डाउन्स कहा जाता है। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इधर ये मिकैल रिवर है, फ्लेंडर्स रिवर है, इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक है।
इतना ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। सबसे लंबी सहायक सबसे लंबी नदी जो, उसको हमें ध्यान में रखना है। लेक आयर अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ की मुख्य झील है। आयर झील यहाँ की मुख्य झील है। ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये है बे ऑफ कारपेंटीरिया। कारपेंटीरिया की खाड़ी। इस खाड़ी से क्या किया जाता है? मिनरल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः कौन सी मिनरल्स मौजूद हैं, तो देखो ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया में कोयला खूब पाया जाता है। यहां बॉक्साइट के रिजर्व देखने को मिलते हैं। मैग्नीज के रिजर्व देखने को मिलते हैं। आयरन ओर प्राप्त होता है यहां पे। यूरेनियम प्राप्त होता है यहां पे। यही यहाँ के मिनरल्स है। ये क्या है? यहाँ के मुख्य मिनरल्स हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के मुख्य मिनरल हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, है ना। ग्रेट बैरियर रीफ, महान प्रवाल भित्ति के बारे में। हटा दो इसको। चलो। हम्म। क्या हुआ? महान प्रवाल भित्ति। अब आप कह रहे होंगे कि सर महान प्रवाल भित्ति का मतलब क्या है? देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूंगा महान प्रवाल भित्ति की, तो मेरी बात को गौर से सुनना। जो ये महान प्रवाल भित्ति है, ये एक्चुअल में है क्या? जब मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा क्या, लक्षद्वीप और मालदीव याद आ रहा है? लक्षद्वीप और मालदीव की अगर हम आपसे बात करेंगे तो वहां आपको अच्छे से पता है कि लक्षद्वीप और मालदीव दोनों समुद्री जीव प्रवाल के कंकाल के जमाव से बनी हुई चट्टानों से बना है। तो बेसिकली ये बैरियर रीफ है क्या? जब प्रवाल का जमाव एक दीवार की तरह हो जाता है पानी में, तब उसको रीफ कहा जाता है। मैं लिख देता हूं इसको। कैसे बनी है ये? फॉर्म्ड बाई कोरल स्केलेटल डिपोजिशन। कैसे बनी है सर ये? तो आपका आंसर होगा प्रवाल कंकाल के जमाव द्वारा बनी है। ठीक है ना।
जो प्रवाल के कंकाल हैं उसके जमाव के द्वारा बनी है। नेक्स्ट अगर मैं बाप से बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। इसका स्ट्रक्चर होता है सर वॉल लाइक। इसकी दीवार नुमा संरचना होती है। ग्रेट बैरियर रीफ की अगर मैं बात करूंगा तो यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह है विश्व की सबसे बड़ी भित्ति है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा इसी में अगला पॉइंट होगा, ये किस में पड़ती है। देखो, ऑस्ट्रेलिया का एक भाग है जिसका नाम है क्वींसलैंड, और इसी के अंतर्गत आता है कोरल सी, और कोरल सी के अंतर्गत आती है फिर ग्रेट बैरियर रीफ। और बेटा बिहार ऐसे ही में पूछा गया कि ये कौन से डायरेक्शन में है, तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। आगे अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में ध्यान से सुनना, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ यहाँ पे भी हैं, कुछ यहाँ भी हैं। जगह जगह ऑस्ट्रेलिया में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं का मतलब क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। जब पानी चट्टानों के बीच में फंसा हुआ होता है तो उस पानी में प्रेशर भी होता है, और वही पानी खुद ब खुद उस प्रेशर के कारण चट्टानों को तोड़कर बाहर आ जाता है। तो इसी को एक जल स्रोत तैयार हो गया ना, इसी को पाताल तोड़ कुआं कहा जाता है। इसका सबसे बेहतर और उदाहरण होगा, कुछ समय पहले जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर में जमीन में से फूटकर पानी खुद ब खुद बाहर आ रहा था। तो इसको बेसिकली अर्टिजन वेल के नाम से जाना जाता है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या कहा जाता है इसको, अर्टिजन वेल कहा जाता है। पाताल तोड़ कुआं का मतलब क्या होता है, तो तब आपका आंसर होगा, पाताल तोड़ कुआं का मतलब होता है वाटर इजेक्ट विद प्रेशर। और कौन सा वाटर, ग्राउंड वाटर। यानी कि धरातलीय जल धरातलीय जल दाब के साथ बाहर आता है। तो ऐसा माना जाता है ऑस्ट्रेलिया में इनकी संख्या 40,000 से भी ज्यादा है। और इससे दो तरह का पानी आता है, एक आता है फ्रेश वाटर और एक आता है सलाइन वाटर। तो यहाँ के लोग बड़े चालाकी से उस फ्रेश वाटर का तो खेती में इस्तेमाल कर लेते हैं, सलाइन वाटर पशुओं को पिला देते हैं जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होने की वजह से उनका जो क्या नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा तो बॉडी भी ग्रोथ करेगी, है ना। मिल्क प्रोडक्शन भी बेहतर होगा, और वूल या ऊन का प्रोडक्शन भी बेहतर होगा, है ना। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। यहां तक ये पूरा हो गया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के इस आइलैंड के बारे में समझ लेते हैं। इस आइलैंड का नाम है तस्मानिया आइलैंड, है ना। क्या नाम है इसका, तस्मानिया आइलैंड।
ये है तस्मानिया द्वीप। ये सेपरेट किससे होता है? बास जल संधि से। ठीक है। बास जल संधि द्वारा ये अलग होता है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया का ये एक क्या है, मैदानी भाग है। अच्छा, बाकी ऑस्ट्रेलिया किस चीज के लिए जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है एमू और कोकाबर्रा। ये क्या है, बर्ड्स के नाम है। बाकी यहाँ पे और क्या पाया जाता है? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में एक वृक्ष पाया जाता है, वो मुझे याद आ गया, मैं लिखवा देता हूँ उसका नाम। उसका नाम है वृक्ष का डेजर्ट ओक। इसकी रूट जो होती है, जड़ जो होती है, उनमें वाटर स्टोर रहता है। जड़ों में पानी भरा रहता है। ठीक है ना, जड़ों में क्या होता रहता है? पानी भरा रहता है। अब ध्यान से सुनना, आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया किसका भाग है, तो आपका आंसर होगा ओशिनिया का पार्ट है। इस बात को समझते हैं। देखो, ध्यान से देखो इस मैप को। यहां पे आपको क्या क्या दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया यहां पे आपको साफ दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यहां पे और भी कंट्री का ग्रुप है। जैसे ये आपको दिख रहा है पॉलिनेशिया, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, एक हो गया दूसरा यहाँ पे ग्रुप पॉलिनेशिया, तीसरा हो गया माइक्रोनेशिया और चौथा हो गया मेलिनेशिया। इन चारों को अगर मिला दिया जाएगा तो तब बनेगा क्या? ओशिनिया। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, ये क्या है? ये है सर ग्रुप ऑफ आइलैंडिक कंट्रीज। है ना, क्या है ये? ग्रुप ऑफ आइलैंडिक कंट्रीज है। ये द्वीपीय देशों का समूह है। क्या है ये? द्वीपीय देशों का समूह है।
इसमें क्या क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है, मेलानेशिया आता है, माइक्रोनेशिया आता है, पॉलिनेशिया आता है। तो यहां पे अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सीधा सीधा ये पूछा गया है कि इनमें से कौन ओशिनिया का भाग है, तो ऑस्ट्रेलिया उसमें ऑप्शन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, कुछ इसमें स्पेशल जो कंट्री है उनके नाम लिख लेते हैं हम जो यहाँ पे। देखो, माइक्रोनेशिया में क्या क्या आ रहा है ना? मार्शल आइलैंड आ रहा है, किरबाती आ रहा है ना, और कैरोलिन आ रहा है। मेलानेशिया में फिजी आ रहा है ना, सांता क्रूज आ रहा है, सोलोमोन आइलैंड आ रहा है, और न्यू गिनी आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया के अंतर्गत क्या आ रहा है? न्यूजीलैंड आ रहा है। ये एनडीए में पूछा गया है। पॉलिनेशिया के अंतर्गत क्या आता है? न्यूजीलैंड आता है। कि न्यूजीलैंड किसका भाग है? तो आपका आंसर होगा पॉलिनेशिया का भाग है, ना कि ऑस्ट्रेलिया का भाग है। ठीक है। बाकी कुछ पॉइंट न्यूजीलैंड के बारे में आपको और ध्यान में रखने हैं। न्यूजीलैंड बेसिकली दो आइलैंड के मिलने से बना हुआ है, एक नॉर्थ आइलैंड और एक साउथ आइलैंड। मैं लिख रहा हूं यहां पे, ऐसे है ये न्यूजीलैंड। ये है नॉर्थ आइलैंड, ये है साउथ आइलैंड। इन दोनों के बीच में एक जल संधि पड़ती है, इसका नाम है कुक स्ट्रेट। न्यूजीलैंड किस चीज के लिए फेमस है? दो चीजों के लिए। एक तो यहां पे मिल्क प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, दूसरा यहां पे ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है? कैंटरबरी कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कुक है। माउंट कुक जो है वो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एक बड़ी मजेदार बात है, देखो, जैसे मान के चलो ये टेक्टोनिक प्लेट है, ऐसे ही यहां नीचे मैग्मा भरा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया तो एग्जैक्टली प्लेट के ऊपर स्थित है, जबकि न्यूजीलैंड जो है ये पड़ता है यहां प्लेट के ज्वाइंट वाले भाग पर। तो बाबू एक बात बताओ, क्या ऑस्ट्रेलिया में वॉल्केनिक इरप्शन कहीं भी होगा? नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट प्लेट के ऊपर है। वॉल्केनिक इरप्शन सबसे ज्यादा होता है जहां प्लेटों का किनारा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में तो वॉल्केनो नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड में वॉल्केनो पाया जाएगा। और यहाँ का जो एक्टिव वॉल्केनो है न्यूजीलैंड का, उसका नाम क्या है? मैं लिख देता हूं, उसका नाम है माउंट रॉपे। रॉपे क्या है? तो मैं लिख देता हूं, रॉपे है सर न्यूजीलैंड का सक्रिय ज्वालामुखी। कोई डाउट हो अब यहां तक तो बताओ जल्दी से। और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास यहीं तक रखते हैं। 5 मिनट में मैं आपका रिवाइज जरूर करा दूंगा। देखो, सबसे पहले आज हमने क्या सीखा, कॉन्टिनेंट को कितने, कॉन्टिनेंट एक्चुअल में क्या होता है, जिसमें एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। पॉपुलेशन के बेस पर एशिया सबसे बड़ा है, यूरोप तीसरे नंबर पर आ जाता है, अंटार्कटिका लास्ट पर चला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अंटार्कटिका महाद्वीप कहां पर है? 66.5 डिग्री सर्कल के अंदर
ओशियन है और उस ओशियन से घिरा हुआ है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो केवल और केवल यहाँ पे रिसर्च वर्क हो सकता है, और रिसर्च वर्क किस चीज का हो सकता है, तो रिसर्च वर्क में आएगा सर यहाँ पे एनवायरमेंट, बैक्टीरिया, वायरस से रिलेटेड रिसर्च आएगी। आपको एक बात और याद आ रही होगी, फॉरमैन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर ही डिस्कवर किया था किसको, ओजोन होल को। ओके, चलिए जी। आइस से ढका हुआ है, इसीलिए इसको मूवेबल कॉन्टिनेंट कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप माना जाता है, यानी कि जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। आगे फिर इसमें ट्रांस अंटार्कटिकन रेंज को ध्यान में रखना है, और एल्सवर्थ जो माउंटेन है उसके ऊपर विंसन मैसिव करके माउंटेनियस पीक है, जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है, ये आपको ध्यान में रखनी है। बोस्टक में सबसे कम तापमान यहाँ रिकॉर्ड किया गया, यानी एक दिन ऐसा देखो, नॉर्मली यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो रहता है -47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि भाई साहब सारे रिकॉर्ड टूट गए और टेम्परेचर यहाँ का इतना गिर गया कि -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ठीक है ना। चलिए जी, भारत के 3 यहाँ पे क्या नाम है वो हैं रिसर्च सेंटर हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। ठीक, ज्यादा इसमें कुछ ध्यान में नहीं रखना। ऑस्ट्रेलिया पे मेन मुद्दे की बात पर आ जाओ। एक तो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट आपको जरूर ध्यान में रखने, विक्टोरिया, गिब्सन, सैंडी, सिम्पसन और तनामी, तनामी डेजर्ट जो है। ठीक है, विक्टोरिया जो है वो सबसे बड़ा है, मैंने बताया। बाकी यहाँ पे डार्लिंग रेंज है, वो ध्यान में रखनी है। एक आपको ध्यान में रखनी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इधर से यूं करके यहाँ पे मुर्रे डार्लिंग रिवर आ जाएगी, और लेक आयर है ही है यहाँ पे, यहां से मिनरल्स को निकाला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो और क्या खास है इसमें, आगे जो लिखा है वही खास है है ना। ये जरूर ध्यान में रखना, पॉलिनेशिया और मैक्रोनेशिया वाले जो ग्रुप है, यानी कि ओशिनिया वाला जो ग्रुप है, इसको जरूर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट कोसिस्को है। ओके, चलिए जी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने दो कॉन्टिनेंट को फोड़ दिया पूरी तरह से, एक अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। कल की जो क्लास होगी उसमें नए कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, आप भगवान आप सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ओके।